तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बीटा डीके के बारे में। कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस हमारे पास है, कोई अनस्टेबल एलिमेंट है, उसका न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो अपने अंदर कुछ चेंज करना चाहता है। ठीक, एक चेंज आपको बताया था अल्फ़ा डीके, जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी हीलियम का न्यूक्लियस यानी अल्फ़ा पार्टिकल उसको बाहर फेंकता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीटा डीके की। ये बीटा डीके ऐसे चेंजेस को कहते हैं जिसमें कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने अंदर जो भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनमें से किसी एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदल ले या न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल ले। तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में आपसी कन्वर्जन न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम मोटे तौर पर बीटा डीके कहते हैं। बाकी उसके अंदर हम कैटेगरीज बनाते हैं कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन रहा है या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा है, उसका भी क्या तरीका है कन्वर्जन का। तो उसके बेस पर हम बीटा डीके को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर भी बीटा डीके की बात हुई। तो ये देखिए, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन इनसाइड अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा। ठीक, और देखिए कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन इनसाइड अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक, तो ये काम जहाँ भी होंगे हम कहेंगे यहाँ पर बीटा डीके हो रहा है। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट करने का एक तरीका बताया जा रहा है। ये मैंने अभी सिर्फ न्यूट्रॉन प्रोटॉन को लेकर लिखा है, बट ये काम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ओवरऑल न्यूक्लियस में क्या चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे अभी बाद में। अभी के लिए हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन अगर है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, क्या होता है उसमें। ये देखिए, आप पहले मोटे तौर पर देखिए, ये न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनने का एक तरीका बताया, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनने का एक तरीका बताया, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनने का एक और तरीका। ये 3 चीज़ें होती हैं जिसमें आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनाने का हमारे पास एक तरीका होगा, और अगर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाना है तो उसके 2 तरीके होते हैं। इसी के बेसिस पर आप बीटा डीके को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, नाम अभी देख लेंगे। एक नेगेटिव बीटा डीके, एक पॉजिटिव बीटा डीके, और एक होता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो वो हम अभी देखेंगे। अभी के लिए पहले इतनी बात समझते हैं। ये न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन देखिए, कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस था, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन थे। अब कोई एक न्यूट्रॉन है, उसको प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है, तो 0n1 ये न्यूट्रॉन से बना 1p1 यानी प्रोटॉन। अब क्या होता है, जेड को बैलेंस करने के लिए जितना जेड पहले उतना जेड बाद में, इधर पहले का जेड क्या है 0, तो बाद का भी टोटल जेड 0 करना पड़ेगा। बाद का टोटल जेड 0 करने के लिए ये 1p1 तो साथ में निकलेगा एक -1e0 यानी कि इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये होगा वही साधारण इलेक्ट्रॉन जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होता है, बट ये न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्ट होने पर अभी क्रिएट हुआ है। तो इस न्यूली क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको नेगेटिव बीटा पार्टिकल कहते हैं और बीटा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। है वैसा ही इसमें, और बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। बस ये बताने के लिए कि हाँ ये देखो, ये न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंज हुआ है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ और न्यूक्लियस से अब ये फिर जब क्रिएट होता है तो बाहर फेंका जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको बीटा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में एक पार्टिकल एमिट होता है जिसको आप कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। न्यू के ऊपर बार, ये सिंबल कहलाता है न्यू, NU, न्यू ऐसे नाम बोलते हैं इसका। और इसके ऊपर जो है वो आपने एक बार लगाया हुआ है तो इसको बोलेंगे न्यू बार। तो ये पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो। अब ये कौन सा पार्टिकल आ गया भाई, हमने तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही पढ़े होते हैं, ये कहाँ से आया। तो ऐसा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके अलावा भी और बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, या जिनका न्यूक्लियस से कुछ लेना देना होता है, कहीं कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो वो पिक्चर में आते हैं। ऐसे ही नाम होते हैं उनके। ये न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन, बहुत सारा पार्टिकल होता है। आमतौर पर हमें उनके बारे में स्टडी नहीं करना होता है। जब कोई बहुत डिटेल में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ता है तो उसको इन पार्टिकलों से लेना देना होता है। हमारे लिए इस पार्टिकल जो है इसका कोई यहाँ पर कोई डिटेल में पढ़ने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। बस ये है कि हमें याद रखना पड़ता है कि हाँ यार ये चेंज होगा तो ये पार्टिकल निकलेगा। ठीक,
अच्छा जी, तो ये एंटी न्यूट्रिनो हो गया। अच्छा, तो न्यूट्रॉन से बना प्रोटॉन, साथ में निकला एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो निकला। हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बीटा पार्टिकल का नाम दिया और आप चाहें तो इसको सिंबल बीटा माइनस बी दे सकते हैं। अब देखिए प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्जन। फिर वही अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन थे, तो किसी एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलना है। ये 1p1 प्रोटॉन, प्रोटॉन से बना न्यूट्रॉन। जेड को बैलेंस करने के लिए, जितना जेड पहले उतना जेड बाद में करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन एमिट करवाते हो। पॉजिट्रॉन कौन होता है? पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। इसका जो चार्ज है वो तो प्रोटॉन जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, और मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो ये पॉजिट्रॉन है +1e0 और साथ में एक पार्टिकल निकलता है जिसको हम बताते हैं न्यूट्रिनो। देखो, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनेगा तो न्यूट्रिनो एमिट होगा। ओके, अब हमने कहा भाई ऐसा है, ये जो पॉजिट्रॉन यहाँ पे निकला है, इस पॉजिट्रॉन को पॉजिटिव बीटा पार्टिकल भी कह सकते हैं और इसको बीटा प्लस से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसको नेगेटिव बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन जो इसमें निकलेगा उसको पॉजिटिव बीटा पार्टिकल कह सकते हैं। अब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाने का एक और तरीका भी होता है, वो देखिए क्या है। हमारे पास एक प्रोटॉन है, ये कहाँ पर है? अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन थे, तो उनमें से कोई एक प्रोटॉन ये रहा। अब अनस्टेबल न्यूक्लियस ने क्या किया, अपने बाहर, भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस ने क्या किया, अपने सबसे करीब जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से? अरे भाई न्यूक्लियस के सबसे पास सबसे छोटा शेल कौन सा होता है? के शेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस ने क्या किया, वो जो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लिया और अपने अंदर मौजूद जो भी प्रोटॉन थे उनमें से किसी एक प्रोटॉन से मिलवाया उसे। ये देखिए, प्रोटॉन को मिलवाया इलेक्ट्रॉन से, और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिले तो न्यूट्रॉन बन गया और साथ में एक न्यूट्रिनो एमिट हो गया। ठीक, तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्जन के ये 2 तरीके होते हैं। दोनों में से जो भी तरीका होगा उसके हिसाब से ये बीटा डीके को अलग नाम दिया जाता है। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन ये वाला काम होता है तो इसको कहते हैं नेगेटिव बीटा डीके। इसमें नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो इसको नेगेटिव बीटा डीके कहते हैं। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है तो इसमें ये पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलता है तो इसको पॉजिटिव बीटा डीके कहते हैं। और प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और मिल के न्यूट्रॉन बनाता है तो इसको कहते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसमें के शेल सबसे छोटा होता है, न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस खींच लेता है, तो हम इसको कहते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक, तो एक बार क्लास रोक के इतनी चीज़ नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके तीनों जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग ध्यान देते हैं, ये बात हो रही है अब नेगेटिव बीटा डीके की। बीटा माइनस डीके ऐसे लिख दिया, चाहे पूरा नाम लिख दो या सिर्फ इतना, ऐसे बीटा माइनस डीके यूँ लिख दो। अब ये बताया था अभी आपको कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन, उसको बीटा डीके कहते हैं। अब ये बीटा डीके कौन सा है? ये इसमें क्या है, ये ऐसा बीटा डीके है जिसमें एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन कब निकलता है? अभी जो 3 केस मैंने आपको बताए थे उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन बनता है कब? जब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन होता है। तो ये देखिए, अनस्टेबल न्यूक्लियस चेंजेज ए न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर था, अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर, वो बन गया, उससे बन गया प्रोटॉन, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकला और साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकला। ओवरऑल पूरे न्यूक्लियस को लेकर क्या रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन लिखोगे वो देखो। ये ओरिजिनल अनस्टेबल न्यूक्लियस है ZXA, इसके अंदर मौजूद जितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन थे उसमें से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन एक बढ़ जाएगा, तो इसका जो अब जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक बढ़ गया, Z से हो गया Z+1। अच्छा, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना तो जो न्यूक्लियॉन है टोटल वो तो उतने ही रहे,
भाई एक न्यूट्रॉन कम हो गया तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो टोटल नंबर तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सेम रहेगा ना। सही बात है। अरे आपने अगर आज की तारीख में 40 न्यूट्रॉन और मान लीजिए 25 प्रोटॉन आपके पास हैं, अब न्यूट्रॉन एक कम हो गया और प्रोटॉन एक बढ़ गया, तो भाई मेरे पहले भी 65 न्यूक्लियन थे, अब भी 65 न्यूक्लियन होंगे, तो मास नंबर तो चेंज होगा नहीं ना, तो मास नंबर वही रहा। लेकिन अब क्या हुआ, चूँकि किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी उसके अंदर मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है, तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन इनकी संख्या जब कुछ भी बदलेगी तो हम कहेंगे नया एलिमेंट बन गया। नया एलिमेंट बन गया, सिंबल बदल दिया, सिंबल हो गया अब एलिमेंट का वाई, और साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेगा -1e0। यस, ये इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस के अंदर घूमेगा नहीं, ये न्यूक्लियस से बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक। और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, और चूंकि ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है तो भाई कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिलीज होगी ही। ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई निगेटिव बीटा डीके के लिए। इसमें जो -1e0 है उसकी जगह यहाँ पर बीटा -b लिखा जा सकता था। हम सबको ये समझ में आता है कि यार ऐसे में जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको आप नेगेटिव बीटा पार्टिकल कह सकते हैं और ये सिंबल दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हम इस बात पे आते हैं कि ये जो बीटा डीके है इसमें कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी और इस एनर्जी का क्या होगा। जैसे हमने अल्फा डीके में किया था, जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी वो कैसे निकालेंगे, मास को लेके वो देखा, और फिर उस एनर्जी का हुआ क्या, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बटी। तो यही सब काम हमें यहाँ भी करना है। तो मैंने कहा भाई ऐसा करो, पहले देखो मास में कमी कितनी हुई, डेल्टा एम। सिंपल, पहले वाला मास माइनस बाद वाला मास, पहले कौन है एक्स, उसका मास, और बाद में कौन है वाई, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, इन तीनों का मास। अच्छा, ये चूँकि न्यूक्लियर रिएक्शन है तो अभी हमने जो मास लिखे हैं वो एक्स और वाई के न्यूक्लियस के मास लिखे हैं, ठीक। अब हमने एक बात यहाँ पे भी बताई कि जब हम ये मास की कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो न्यू बार है यानी कि एंटी न्यूट्रिनो है, इसके मास को इस कैलकुलेशन में से इग्नोर कर दिया जाएगा। इसका कारण यह है कि जो एंटी न्यूट्रिनो होता है इसका मास इलेक्ट्रॉन से भी बहुत कम होता है। अच्छा, तो इसके मास का यहाँ पे कंसिडर करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मास इतना कम है कि एनर्जी की कैलकुलेशन पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई इसका मास कम है तो इसको गायब ही कर दो, नहीं, ये पार्टिकल है, वो इसलिए क्योंकि इसका मास जो है वो तो नहीं है, बट कल को ये एनर्जी जब रिलीज़ होगी तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर ले जा सकता है। पार्टिकल कोई हल्का सही, बट उसका मास जो है वो बहुत कम सही, बट एनर्जी वो ठीक ठाक पजेस कर सकता है, चाहिए। तो हमने कहा एनर्जी की जब भी हम यहाँ पे देखेंगे, इस एनर्जी का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करेंगे तब ये एंटी न्यूट्रिनो जो है वो पिक्चर में आएगा। बट मास में कितनी कमी हुई उस कैलकुलेशन के लिए एंटी न्यूट्रिनो का मास बहुत कम है, वो आपके किसी काम नहीं आएगा, तो हटाओ से, इसको इग्नोर कर दो। अब ये आपने लिखा डिक्रीज इन मास के लिए न्यूक्लियस ऑफ एक्स का मास माइनस वाई का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का मास, ये तो समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हमने कहा यार ऐसा है कि आमतौर पे क्या होता है कि जो भी ये एलिमेंट है एक्स और वाई, इनके जो न्यूक्लियस हैं उनके मास हमको नहीं दे रखे होते हैं, इनके एटम्स के मास हमें दिए हुए होंगे। तो ये न्यूक्लियस के मास जो हैं इनको हम एटॉमिक मासेस के टर्म्स में लिखना चाहेंगे। बहुत सिंपल है, किसी भी न्यूक्लियस का मास कैसे लिखोगे, अरे भाई एटम का मास ले लेना, एटम के मास में से जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका मास घटा देना, तो अपने आप न्यूक्लियस का मास बच जाएगा। तो ये जो एक्स के न्यूक्लियस का मास है इसको लिखने के लिए आपने देखिए क्या किया है, एक्स के एटम का मास, उसमें से इलेक्ट्रॉनों का मास घटा दिया। अब एक बात बताओ, एक्स का एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अरे किसी एटम में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एक्स का एटॉमिक नंबर क्या है, जेड, इस के एटम में जेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एटम में से जेड इलेक्ट्रॉनों का मास घटा दो तो न्यूक्लियस का मास बच जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियस का मास है इसकी जगह एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉनों का मास कर दिया, चाहिए। स्मॉल एम मतलब न्यूक्लियस का मास, कैपिटल एम मतलब एटम का मास। सेम यही काम हम वाई के लिए भी करेंगे। वाई के न्यूक्लियस के मास के लिए वाई के एटम का मास लिखो कैपिटल एम माइनस वाई में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका मास। अब ध्यान दीजिए, वाई का जो एटॉमिक नंबर है वो हो गया है Z+1, तो वाई के एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या Z+1 होनी चाहिए। तो वाई के एटम में से Z+1 इलेक्ट्रॉनों का मास घटाओ। अच्छा, ये एम यहाँ है ही। अब आप अगर इसमें देखेंगे
तो जब खोलोगे ब्रैकेट वगैरह तो एम ई वाले जो सारे टर्म कट जाएंगे। आप यहाँ देखिए माइनस जेड एम ई ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ माइनस जेड एम ई और यहाँ माइनस जेड एम ई वो कट जाएंगे, और एक माइनस एम ई मिलेगा प्लस एम ई, वो भी आपस में कट गए। तो जो मास में कमी आएगी तो उसमें ध्यान दीजिए ये एम एक्स माइनस एम वाई, ठीक। एटॉमिक मास इसका डिफरेंस ले लीजिए बस, एक्स के एटम में से वाई के एटम का मास घटा दीजिए और आपको डिक्रीज इन मास जो है वो मिल जाएगा। सही है, किसका, एक्स के सॉरी इस न्यूक्लियर रिएक्शन यानी नेगेटिव बीटा डिके में जितना मास में कमी हुई है वो मिल गया। तो दो तरीके हो गए, अगर न्यूक्लियस के मास दे रखे हैं तो ऐसे करके डिक्रीज इन मास निकालो, अगर एक्स और वाई के एटॉमिक मास दे रखे हैं तो डिक्रीज इन मास ऐसे निकालो। अब जितना मास में कमी हुई वो मास कहाँ गया, अरे वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, वही तो यहाँ मिलेगा। तो मास में कमी इंटू सी स्क्वायर, उससे एनर्जी मिल जाएगी। हम लोगों को ये बताया जाता है कि भाई मास में कमी अगर हम AMU में जो है वो कैलकुलेट कर लें, हो सकता है ये मास आपको AMU में दे रखे हों तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे मास में कमी AMU में जो है उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एनर्जी मिल जाएगी, काहे में, MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। तो ये हमने नेगेटिव बीटा डिके की बात करी। अब ये जो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर डेल्टा ई, इसका क्या होगा, ठीक। ये जो एनर्जी यहाँ रिलीज हुई है, ये जो कैलकुलेशन करी, इसका होगा क्या। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होती है, जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होती है। तो ये एनर्जी इन लोगों को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा इंटरेस्ट फिर ये जानने में होता है कि यार ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसमें कितनी एनर्जी इससे मिलेगी, कितनी इससे मिलेगी, कितनी इससे मिलेगी। तो उसको लेके हम लोग कुछ बातें यहाँ पे देखेंगे। पहले आप इतनी चीज़ नोट कर लीजिए, क्लास रोकिए और इसको नोट करिए, फिर आगे वो डेल्टा ई का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होना है वो देखें। तो हमें ये बात बताई गई कि भाई जो अनस्टेबल न्यूक्लियस था एक्स, नेगेटिव बीटा डिके हुआ उसका तो बना वाई, ठीक। तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई उसको लेकर कुछ डिस्कशन करना था। तो ये एक्स है। अब हमने ये एज्यूम किया कि अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो अभी रुका हुआ था, ठीक है। तो अगर ये रेस्ट पर है तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है पी वो भी जीरो होगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। अब इसका नेगेटिव बीटा डिके हुआ और उससे वाई बना, नेगेटिव बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गया न्यूक्लियस से और एक एंटी न्यूट्रिनो निकला, ठीक। अब यहाँ पर बाहर से किसी ने कुछ नहीं किया, ये तो न्यूक्लियस में स्पॉन्टेनियस डिके हो रहा था, अपने आप जो है वो ये चेंज न्यूक्लियस ने अपने अंदर किया। अपने आप को अनस्टेबल देखते हुए न्यूक्लियस ने ये डिसाइड किया कि मैं अनस्टेबल हूँ, मुझे अपने अंदर कुछ चेंज करना है, तो उसने खुद अपने अंदर ही चेंज किया, बाहर से किसी ने कुछ नहीं किया। तो ऐसे केस में जब बाहर से कोई नेट फोर्स नहीं होगा तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मैकेनिक्स का बेसिक लॉ है। अच्छा, तो बाद में जब ये तीनों बनेंगे तो इस पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो जीरो होना चाहिए। और एक चीज़ देखिए, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अरे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो। अब ये जो चेंज हुआ इसमें एनर्जी रिलीज हुई डेल्टा ई, तो उसका क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में रिलीज एनर्जी जो होती है वो प्रोडक्ट्स को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस समय जो तीनों प्रोडक्ट हैं इनके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो डेल्टा ई होनी चाहिए। अच्छा, हमने कहा भी ऐसा है वाई की, नेगेटिव बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन की और एंटी न्यूट्रिनो की, सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होगा, डेल्टा ई। ओके, अब होता ये है कि जो वाई है उसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होगा, हज़ारों गुना, 10,000 गुना बड़ा है, और वाई का मास एंटी न्यूट्रिनो से भी बहुत ज़्यादा होगा, लाखों करोड़ों गुना बड़ा होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हम ये मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाते हैं और ये कहते हैं कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो करना है, तो ऐसे में हमें ये बात जो है मैकेनिक्स के लॉज लगा के हमें समझ में आती है, या हम प्रूव कर सकते हैं कि वाई जो है वो उसको ऑलमोस्ट ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ऐसा है कि जब हम इसको लेके कैलकुलेशंस करेंगे तो ये चीज़ शो करी जा सकती है। मुझे उसको शो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बस ये रिज़ल्ट याद रखने में इंटरेस्ट है कि भाई जब ऐसा काम होगा तो अगर पूरे सिस्टम के मोमेंटम को जीरो बनाना है
तो y के पास ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी आएगी। अच्छा, अब इसको हमने कैसे प्रूव किया, कैसे समझा, हम उस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। हम सिर्फ सिंपल सी एक बात कह रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसको याद रखा जाएगा। अच्छा, तो y जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी लगभग जीरो हो गई, तो इन दोनों को पास भाई ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन दोनों को ही मिलेगी। तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो, इनकी काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो डेल्टा ई के बराबर। ठीक, तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी इसको कुछ नहीं मिलेगी, मतलब लगभग कुछ नहीं मिलेगी, लगभग जीरो मिलेगी। ये दोनों ही इस एनर्जी को ले जाएंगे। तो जो एनर्जी इस न्यूक्लियर रिएक्शन में रिलीज हुई वो नेगेटिव बीटा पार्टिकल यानी जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर फेंका जाएगा और जो एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस से बाहर फेंका जाएगा, इनको मिली। अब इन दोनों में ये एनर्जी कितनी कितनी बटी, उसका क्या है? तो हमने बताया, क्या लिखा है देखिए, नो फिक्स्ड रेशियो इन विच एनर्जी इज डिवाइडेड बिटवीन नेगेटिव बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो। इस एनर्जी का इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होने का कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। क्या मतलब, मान लो 10 MeV एनर्जी या मान लो 4 MeV एनर्जी रिलीज हुई। अब तुमने किसी जगह पर X का सैंपल रखा मतलब जैसे आपने देखा एक रेडियो एक्टिव या कह लिए अनस्टेबल मटेरियल है, सपोज 6C14 है, ठीक है। अब तुमने उसको यहाँ रख दिया, तो ऐसा तो है नहीं उसका एक ही न्यूक्लियस होगा। अरे सैंपल कोई रखा है, उसमें अरबों खरबों की तादाद में न्यूक्लियस होंगे। वो सब न्यूक्लियस जो है वो अपना डिके कर रहे होंगे, वो न्यूक्लियस अपने अंदर चेंजेस करेंगे। तो पता चला X का कोई एक न्यूक्लियस डिके हुआ, एनर्जी रिलीज हुई मान लो 4 MeV। तो उससे जो नेगेटिव बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो निकले, उन्होंने वो एनर्जी आधी आधी बांट ली, 2 MeV ये ले गया, 2 ये ले गया। कोई दूसरा X का न्यूक्लियस डिके हुआ, उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई 4 MeV, उसमें से सारी 4 MeV ये ले गया, इसे कुछ नहीं मिला। ठीक, कोई तीसरा डिके हुआ, 4 MeV एनर्जी रिलीज हुई, 4 MeV ये ले गया, इसे कुछ नहीं मिला। कोई और डिके हुआ X का न्यूक्लियस, 4 MeV एनर्जी रिलीज हुई, 1 MeV इसने ले ली, 3 इसने ले ली। अलग अलग न्यूक्लियसों के डिके होने पर एनर्जी तो सेम रिलीज होगी, बट ये दोनों आपस में अलग अलग रेशियो में बांटेंगे। कभी ये ज़्यादा ले जाएगा, कभी ये ज़्यादा ले जाएगा, कभी दोनों बराबर ले जाएंगे, कभी ये सारी एनर्जी ले जाएगा, कभी वो सारी एनर्जी ले जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, वो मैकेनिक्स के लॉज लगा के जो है उसको समझना पड़ता है, हम वो नहीं काम करेंगे। एक्चुअल में है क्या कि जब 3 लोग हैं तो इनके मूवमेंट की बहुत सारी डायरेक्शनें हो सकती हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो अलग अलग डायरेक्शनें जो है वो इनके मूवमेंट की हो सकती हैं ये रिएक्शन होने के बाद। अकॉर्डिंगली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल लगाया जाता है, ठीक है, और उसके हिसाब से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम ये बताते हैं कि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम उसके चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, हम उसको कतई समझने समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल ये बात बस याद रखना चाहते हैं कि ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी, इसका इन दोनों में कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा जिसमें ये बटेगी। कभी सारी एनर्जी ये ले जा सकता है, कभी सारी एनर्जी ये ले जा सकता है, कभी बराबर बांट सकते हैं, कभी ये कम, कभी ये ज़्यादा, या कभी ये कम वो ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा नो फिक्स्ड रेशियो इन विच डेल्टा ई इज़ डिवाइडेड बिटवीन दीज टू। ओके, अच्छा चलो फिक्स्ड रेशियो तो नहीं है, बट एक हम कंफर्म बात ये कह सकते हैं कि मान लो यहाँ पे एनर्जी 4 MeV रिलीज़ हुई, तो ये जो नेगेटिव बीटा पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 4 MeV ही तो हो सकती है। अभी 4 MeV रिलीज़ हुई तो इसको 5 तो नहीं मिल सकती ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिल सकती है। ऐसे इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिल सकती है, 4 मिल सकती है। तो हम ये सिंपल सी बात याद रखते हैं कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल जो यहाँ पर निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई हो सकती है। ऐसे ही जो न्यूट्रिनो निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी डेल्टा ई हो सकती है। तो ये सिंपल सी बात अपने लोग ध्यान रखेंगे और क्लास को रोक कर ये नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं,
ये बात हो रही है अब पॉजिटिव बीटा डिके की। ठीक, कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अब वो अपने अंदर मौजूद जो भी प्रोटॉन थे उनमें से किसी एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलता है। और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बदलने के दो तरीके मैंने बताए थे आपको बिल्कुल शुरुआत में। तो ये जो तरीका है उसमें प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बदलेगा, और एक बाई एमिटिंग ए पॉजिट्रॉन, और एक पॉजिट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो एमिट किया जाएगा। दूसरा बताया था एक जिसमें प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, वो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, उसकी बात अभी नहीं हो रही है। तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बनेगा और साथ में एक पॉजिट्रॉन एमिट होगा। ये देखिए इस टाइप से प्रोटॉन से बना न्यूट्रॉन, साथ में निकला पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो निकला। अब ये काम एक न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तो अगर आप उस न्यूक्लियस को लेके देखें कि भाई ये न्यूक्लियस था, पहले ये था, बाद में ये है, तो उसको लेके आप न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे लिखेंगे वो देखिए। ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है ZX है। ये न्यूक्लियस ये डिसाइड करता है कि मुझे अपने अंदर जो प्रोटॉन है उनमें से एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो इसने क्या किया, अपने अंदर एक प्रोटॉन से बदल लिया, बना दिया न्यूट्रॉन। तो जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाया, सही है, तो जब प्रोटॉन से बनाया न्यूट्रॉन, तो ऐसे केस में क्या हुआ, ZXA से ध्यान दीजिए ये बन गया Z-1Y। ये क्या बात है, अरे यार एक प्रोटॉन कम हो गया। तो भाई जब प्रोटॉन एक कम हो जाएगा तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो प्रोटॉन कम हुआ तो एटॉमिक नंबर कम हो गया। ये देखिए एटॉमिक नंबर Z से घट के क्या हो गया, Z-1। अच्छा, प्रोटॉन घट के न्यूट्रॉन बढ़ गया, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी टोटल न्यूक्लियन वो तो सेम रहेंगे, तो मास नंबर सेम रहा। अब कुछ तो बदलाव हुआ है न्यूक्लियस में, तो एलिमेंट अब वो नहीं रहेगा जो पहले था, तो नाम बदल जाएगा। पहले एलिमेंट का नाम था X, सिंबल था X, अब सिंबल हो गया Y। एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज हो गई, नया एलिमेंट बन गया। और पॉजिट्रॉन निकला। पॉजिट्रॉन को आप पॉजिटिव बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, तो उसको चाहे तो E+ लिख लो, +1 E0 लिख लो, या β+ लिख लो, सब एक ही बात है। और इसमें एक न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक, और कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। अरे भाई न्यूक्लियर रिएक्शन है तो एनर्जी तो रिलीज होगी तो +ΔE। ओके, अब हमारा यहाँ पर फिर वही काम है कि जो एनर्जी रिलीज हुई तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी का क्या होगा। ठीक है, तो ये काम करने के लिए हमने क्या किया, पहले डिक्रीज इन मास देखा। डिक्रीज इन मास ΔM, अरे पहले वाला मास माइनस बाद वाला मास, पहले वाला मास यानी X का मास माइनस बाद वाला मास, बाद में ये 3 लोग हैं, तीनों का मास। इसमें क्या है, अभी ये जो हम मास में कमी देख रहे हैं उसमें X और Y के क्या है, न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियर रिएक्शन है तो मास तो न्यूक्लियस के ही देखोगे ना। और ये है मास ऑफ न्यूट्रिनो। अब होता ये है कि यहाँ पे ये जो न्यूट्रिनो का मास है इलेक्ट्रॉन के Y के इनसे बहुत छोटा होता है मास से, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक, तो ΔM की वैल्यू आ गई, X के न्यूक्लियस का मास माइनस Y के न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन का मास। ये मास में कमी, अगर न्यूक्लियस के मासेस दे रखे हैं, X और Y के न्यूक्लियस के मास दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ΔM लिख लेना है। ओके, अब आइए इस बात पर कि मान लीजिए हमें X और Y के न्यूक्लियस के मास नहीं दिए हुए हैं, बल्कि हमें X और Y के एटॉमिक मासेस दे रखे हैं, तब क्या होगा। अरे तो भाई अगर एटॉमिक मासेस दे रखे हैं तो ΔM बराबर क्या करोगे, X के न्यूक्लियस का मास क्या होगा, X के एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉनों का मास। ऐसे ही Y के न्यूक्लियस का मास के लिए Y के एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉनों का मास। ये M ही अकेला था, ये रहा। अच्छा, X के न्यूक्लियस में X के एटम में से इलेक्ट्रॉनों का मास घटाओगे तो देखो X के एटम में Z इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एटॉमिक मास में से Z इलेक्ट्रॉनों का मास सब्ट्रैक्ट होगा। और Y के एटॉमिक नंबर है Z-1, तो Y के एटम में Z-1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Y के एटम में से Z-1 इलेक्ट्रॉनों के मास को घटाओगे तो न्यूक्लियस का मास बचेगा। समझे, तो न्यूक्लियस का मास बराबर एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉनों का मास, न्यूक्लियस का मास बराबर एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉनों का मास, और ये एक M यहाँ था, ये तो ऐसा है ही। अब जब मैं ये काम करूँगा तो यहाँ पे ये ब्रैकेट खोलेंगे, -ZME आ जाएगा, वो कट जाएगा, और यहाँ पे +ME + ME 2ME, तो -2ME एक्स्ट्रा, तो MX - MY -2ME। तो अगर X और Y के एटॉमिक मासेस को लेकर काम करोगे
तो ऐसे लिखा जाएगा mx माइनस एम वाई माइनस 2me। सही, ये डिक्रीज इन मास आ गया। अब यही मास तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो अगर तुम्हें इस रिएक्शन में रिलीज एनर्जी चाहिए तो क्या करोगे, मास में कमी इंटू c²। या दूसरा तरीका, मास में कमी अगर AMU में दे रखी है तो सीधे इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करो तो हमको एनर्जी मिल जाएगी किस में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, MeV। ठीक, तो अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब इस एनर्जी का होगा क्या, जैसे अभी निगेटिव बीटा डिके में बताया था सेम वैसे ही पॉजिटिव बीटा डिके में बताया जाएगा। तो पहले ये चीज़ नोट कर लीजिए, क्लास रोकिए, इसको नोट करिए, फिर वो डेल्टा ई का क्या होगा वो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ये बात कही कि यार ऐसा है, ये x था अनस्टेबल न्यूक्लियस, मान लो रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे है तो इसका जो मोमेंटम है वो 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब इसमें वही पॉजिटिव बीटा डिके हुआ, ठीक है, तो y बना, पॉजिट्रॉन बना और न्यूट्रिनो बना। अच्छा, अब ये और ये न्यूक्लियस से बाहर फेंके गए। ठीक, अब इसमें चूँकि स्पॉन्टेनियस चेंज हुआ है, अपने आप हुआ है, हमने बाहर से कुछ नहीं किया है, तो बाहर से जब तुम कुछ नहीं करोगे तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो पहले का मोमेंटम 0 तो बाद का मोमेंटम भी 0। बाकी काइनेटिक एनर्जी, अरे भाई जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा ई वो काइनेटिक एनर्जी तो बनती है, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, तो बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या, जितना एनर्जी रिलीज हुई वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, तो इस समय की काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई होगी। तो इन तीनों काइनेटिक एनर्जी का सम वो डेल्टा ई होगा। अब ये बताया कि वाई का मास जो होता है वो इनसे हज़ारों लाखों गुना करोड़ों गुना बड़ा होता है। तो इसके चलते जब हम मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाते हैं, इस सिस्टम का मोमेंटम 0 करते हैं, तो उससे ये बताया कि वाई की काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ लगभग 0 होगी तो इन दोनों का सम डेल्टा ई के बराबर होगा। फिर ये एनर्जी का इन दोनों में कोई फिक्स्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, नो फिक्स्ड रेशियो इन विच डेल्टा ई इज डिवाइडेड इनटू दिस टू। ये एनर्जी हो सकता है आधी आधी मिले, हो सकता है सारी ये ले जाए, हो सकता है सारी ये ले जाए, या ये ज़्यादा ये कम, या ये ज़्यादा ये कम। ठीक, तो ऐसे केस में ये कहा जाएगा कि जो पॉजिट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी की, पॉजिट्रॉन निकलेगा या पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डेल्टा ई होगी। ऐसे ही जो न्यूट्रिनो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी डेल्टा ई होगी। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे अभी नेगेटिव बीटा डिके में बताया था, वैसा ही पॉजिटिव बीटा डिके में भी है। तो एक बार क्लास को रोक लीजिए और इसको साफ साफ नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, तो हम लोग फिर यहाँ पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, वो अपने अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या में कुछ बदलना चाहता है, तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलूँगा। उसने अपने इधर उधर देखा तो न्यूक्लियस के इधर उधर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एटम में। न्यूक्लियस के सबसे पास में के शेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस ने क्या किया, के शेल के 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लिया और अपने एक प्रोटॉन से मिलवा के न्यूट्रॉन बनवा दिया। देखिए, अनस्टेबल न्यूक्लियस चेंजेस ए प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन बाय कैप्चरिंग ए के शेल इलेक्ट्रॉन। ये देखो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन थे, कोई एक प्रोटॉन लिया और के शेल से इलेक्ट्रॉन खींचा, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से मिलाया और न्यूट्रॉन बनवा दिया, साथ में एक न्यूट्रिनो निकल गया। ओवरऑल न्यूक्लियस को लेकर हम लोग कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन लिख सकते हैं वो देखिए। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस था ओरिजिनल ZX से, और ये के शेल वाला इलेक्ट्रॉन था, ये खींच लिया, न्यूक्लियस में मिला। न्यूक्लियस में जाके मिला तो एक प्रोटॉन कम हो गया और एक न्यूट्रॉन बढ़ गया। तो प्रोटॉन कम हो गया तो एक जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 कम हो जाएगा। तो नया न्यूक्लियस बना, नाम दिया Y, एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया है, Z-1। मास नंबर वही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन कम होकर न्यूट्रॉन बढ़ गया है, तो टोटल नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वो सेम रहेगा, तो वो मास नंबर A ही रहा। साथ में एक न्यूट्रिनो निकलेगा, वो रहा। और फिर वही बात,
कि भाई न्यूक्लियर रिएक्शन है तो कुछ एनर्जी तो रिलीज़ होगी ही होगी, तो वो एनर्जी जो रिलीज़ हुई वो डेल्टा ई है। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? तो पहले देखो मास में कमी कितनी हुई, डिक्रीज इन मास डेल्टा एम। पहले वाला मास माइनस बाद वाला मास। पहले वाला मास देखिए कौन कौन लोग हैं, एक्स और इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक्स के न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन का मास ये पहले हैं। बाद में वाई है और एंटी न्यूट्रिनो, सॉरी वाई है और न्यूट्रिनो है। वाई के न्यूक्लियस का मास प्लस न्यूट्रिनो का मास। अब क्या हुआ, न्यूट्रिनो का मास तो इग्नोर कर देंगे, बहुत कम होता है, छोड़ दो। और ये जो दोनों हैं, ये अभी हमने जो लिखा है उसमें ये एक्स और वाई के न्यूक्लियस के मास हैं। तो डेल्टा एम क्या हो गया, मास में कमी क्या हुई, एक्स के न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास माइनस वाई के न्यूक्लियस का मास। अब फिर वही बात की, अगर यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके मास नहीं दे रखे हैं बल्कि क्या एटॉमिक मासेस दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियस के मास को कैसे लिखोगे, एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉनों का मास। देख लो, एक्स के न्यूक्लियस का मास, एक्स के एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉनों का मास। एक्स के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जेड, ठीक। तो एटम के मास में से जेड इलेक्ट्रॉन का मास घटा दिया तो न्यूक्लियस का मास ही तो बचेगा, एम ही तो है ही, वो लिख दिया। और ऐसे ही वाई के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जेड माइनस वन। तो वाई के एटम में से इलेक्ट्रॉनों का मास घटाइए तो आपको न्यूक्लियस का मास मिलेगा, वो काम किया गया। अब जब ऐसे लिखा है तो यहाँ पर जो ये एम ई वाले टर्म है सब कट गए, ब्रैकेट खोलेंगे, एम ई वाले टर्म कट जाएंगे, डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी एम एक्स माइनस एम वाई। लो जी, एटॉमिक मासेस को लेकर काम करोगे तो सीधे एक्स के एटम का मास माइनस वाई के एटम का मास कर लीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब ये मास में कमी मिल गई तो मास में कमी इंटू सी स्क्वायर कर देना, डेल्टा ई मिल जाएगा। या मास में कमी अगर एम यू में है तो 931.5 से मल्टीप्लाई करिए, डेल्टा ई आ जाएगा एम ई वी में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा भाई ऐसा है ये जो हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई है डेल्टा ई, इसका होगा क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए पहले एक्स था, मान लो वो रेस्ट पे था, मोमेंटम था जीरो, काइनेटिक नहीं थी जीरो, ठीक। अब उससे बना वाई और न्यूट्रिनो, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे क्योंकि बाहर से किसी ने कुछ नहीं किया, तो पहले का मोमेंटम जीरो तो बाद का मोमेंटम भी जीरो। काइनेटिक एनर्जी, पहले की काइनेटिक एनर्जी जीरो, बाद की काइनेटिक एनर्जी, जितना रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी वही तो मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो बाद की काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई हो गई। तो वाई और न्यूट्रिनो के काइनेटिक एनर्जी का सम ऐसे में डेल्टा ई होना चाहिए। अब वाई का मास न्यूट्रिनो से बहुत ज़्यादा होगा, करोड़ों गुना बड़ा होगा, तो ऐसे केस में हम ये बताएंगे कि वो मोमेंटम को जब जीरो करेंगे तो उससे पता चलेगा कि वाई को ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, सारी की सारी एनर्जी यही ले जाएगा, कौन, न्यूट्रिनो। अच्छा, तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है। अब ये जो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, इसको लेकर एक छोटी सी बात और बताई जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखी जाती है। क्या, ये देखिए, जस्ट आफ्टर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने के तुरंत बाद क्या होगा, एक्स रेज एमिट होंगी। क्यों, देखो भाई, ये जो एटम था एक्स का, इसका न्यूक्लियस ने क्या किया, अपने अराउंड घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को देखा। के शेल सबसे करीब था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लिया। जब के शेल में 2 थे, वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपने अंदर खींच लेगा तो के शेल में खाली जगह क्रिएट हो जाएगी। अब वो जो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन खींचा और के शेल में खाली जगह क्रिएट हुई, उसको कहते हैं वैकेंसी। अच्छा, तो भाई एटम के इनर सेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो क्या होगा, बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके अंदर आएंगे, उस वैकेंसी को भरेंगे। और जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसा काम होता है तो एनर्जी एमिट होती है रेडिएशन के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, एक्स रेज। हाँ, सही बात है, ये तो हमको पता है। तो हमें ये बात बताई गई कि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलने के 2 तरीके हैं। एक वो वाला जिसमें पॉजिट्रॉन निकलता है, पॉजिटिव बीटा डिके, इससे पहले पढ़ा था। एक ये है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इन दोनों में एक ये बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो होता है कि जो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, इसके तुरंत बाद एक्स रेज एमिट होते हुए मिलेंगी, एटम जो है उससे एक्स रेज निकलेंगी। ठीक है, ये एक्स रेज न्यूक्लियस से नहीं निकलेंगी,
किससे? एटम से आएंगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, तो वहाँ पे हुआ ना क्या कि भाई के शेल में वैकेंसी है, तो बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में जंप किया तो एक्सरे निकली। न्यूक्लियस से नहीं निकलेगी, एटम से निकलेगी। ठीक है, तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, तो इसको नोट कर लीजिए, क्लास रोक के इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं गामा डिके के बारे में। अल्फ़ा डिके, बीटा डिके ये हम पढ़ चुके हैं। अल्फ़ा डिके एक ही होता है, बीटा डिके 3 टाइप के होते हैं। अब ये गामा डिके की बात हो रही है। गामा डिके जो है, इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उससे एक बहुत हाई एनर्जी का फोटोन या रेडिएशन, ठीक है, वो बाहर फेंका जाता है। ठीक है, तो जो फोटोन बाहर आता है उसको गामा फोटोन या गामा रे, ठीक है, या गामा रेडिएशन, ऐसे कुछ भी बोला जा सकता है। तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था, ठीक है, उसने अपने अंदर कुछ चेंज किया, तो अल्फ़ा या बीटा डिके कुछ किया, अल्फ़ा और बीटा डिके कुछ किया। अब इससे बना वाई। अब जो नया न्यूक्लियस वाई बना है, मैंने क्या किया, वाई के ऊपर स्टार लगाया और ये कहा कि ये जो न्यूक्लियस है वाई का, ये अभी अभी एक्स से वाई बना है, तो ये वाई का जो न्यूक्लियस बना है ये एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। अच्छा, ये एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब ये बताते हैं। फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट से ये आएगा वाई स्टार से आएगा वाई, यानी कि ग्राउंड स्टेट में। तो क्या लिखा है, न्यूक्लियर, ये जब वाई स्टार का मतलब न्यूक्लियस ऑफ वाई इज इन एक्साइटेड स्टेट, ये तो समझते हैं सब लोग, एक्साइटेड स्टेट का मतलब हाई एनर्जी का स्टेट। अब ये वाई स्टार से बनेगा वाई, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ वाई इज इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट समझते हैं, सबसे कम एनर्जी की जो सिचुएशन स्टेट होती है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट से न्यूक्लियस क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, और जितना एनर्जी में कमी होगी उतनी एनर्जी का फोटोन रेडिएशन बाहर फेंकेगा। ये गामा डिके हुआ। अब ये न्यूक्लियस की कैसी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये देखिए, ऐसा है, मान लीजिए आपको न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं, 6C12 का न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं, तो उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अब भाई मेरे एक बात बताओ, जब तुम न्यूक्लियस जो है उसके अंदर ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को देखोगे तो इनके अरेंजमेंट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्या मतलब, ऐसा हो सकता है कि 6 प्रोटॉन सेंटर में है और 6 न्यूट्रॉन उनके चारों तरफ ऐसे मौजूद हैं, ये एक तरीका हो गया। ऐसा हो सकता है कि सारे न्यूट्रॉन सेंटर में हैं और प्रोटॉन जो है वो चारों तरफ हैं ऐसे, और ऐसा हो सकता है कि सारे प्रोटॉन एक तरफ हैं और सारे न्यूट्रॉन एक तरफ हैं। ठीक, ऐसा हो सकता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, ये एक और अरेंजमेंट हो गया। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उतने ही है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, लेकिन उनके अरेंजमेंट के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो अब ये जो अरेंजमेंट है, इनमें जो सबसे कम एनर्जी वाला अरेंजमेंट होगा उसको हम कहेंगे भाई सिंपल सी बात है, आप ऐसे लगाओ इनको, या ऐसे या ऐसे या ऐसे, ये सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो बदला हुआ है, इसमें कुछ है इसमें कुछ है, तो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की अलग अलग होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो न्यूक्लियस की अलग अलग होगी। तो ये सभी सिस्टम्स में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सेम है, एलिमेंट तो सेम है, लेकिन जो एनर्जी है न्यूक्लियस की वो अलग अलग होगी। हम इसमें देखेंगे सबसे कम एनर्जी वाला जो है वो अरेंजमेंट कौन सा है। मान लो ये लोएस्ट एनर्जी वाला अरेंजमेंट है, तो हम कहेंगे ये ग्राउंड स्टेट है, और बाकी सब में एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, जो अरेंजमेंट की एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो इससे ज़्यादा होगी, तो हम उनको कहेंगे एक्साइटेड स्टेट्स। ये एक्साइटेड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब क्या हुआ देखिए, अब हुआ ये कि जब आपने कोई न्यूक्लियस जो है वो बनाया, एक्स से वाई बनाया, तो वाई अभी जल्दबाजी में बना, तो वाई जल्दबाजी में बना, तो मान लो वो अभी इस एनर्जी वो अभी इस फॉर्म में बन गया, तो हम कहेंगे ये न्यूक्लियस अभी एक्साइटेड स्टेट में बना है। लेकिन जब ये न्यूक्लियस बनेगा तो ये तुरंत ये सेंस करेगा कि अरे यार मेरे अंदर जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है, हाई एनर्जी वाला अरेंजमेंट है। मैं अगर अपने आप को और स्टेबल करना चाहूँ तो मैं अपनी एनर्जी को और कम करूँगा। कैसे? न्यूट्रॉन प्रोटॉन को इधर उधर खिसका लूँगा बस।
तो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अरेंजमेंट है उसको बदल के यहाँ आ जाएगा। आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी कार्बन 12 है, ये भी कार्बन 12 है, लेकिन न्यूक्लियस की जो एनर्जी है वो कम हो गई। तो जितना एनर्जी में कमी हो जाएगी तो स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियस डेफिनेटली क्या करेगा, ये चाहेगा कि मैं ग्राउंड स्टेट में रहूँ। ग्राउंड स्टेट में पहुँच गया तो जितना सिस्टम की एनर्जी में कमी होगी उतनी एनर्जी बाहर फेंकनी पड़ेगी। किस फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। उस फोटोन को हम क्या कहते हैं, गामा फोटोन, गामा डिके, सॉरी गामा फोटोन कह लें, गामा रेडिएशन कह लें, गामा रे कह लें, ठीक, जो चाहें वो कह सकते हैं, ठीक है। गामा पार्टिकल भी कह लेते हैं, हालांकि पार्टिकल तो नहीं होता, बट ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये बात बताई कि जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस से अल्फा या बीटा डिके होगा तो नया न्यूक्लियस जो बनेगा वो एक्साइट स्टेट में होगा, फिर वो न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आएगा, तब जो है वो गामा फोटोन निकलेगा। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब न्यूक्लियस आएगा तो उसका मतलब हो गया कि अरेंजमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज चेंज इनसाइड न्यूक्लियस। देखो नंबर नहीं बदलना है, सिर्फ अरेंजमेंट बदलना है। उस अरेंजमेंट को बदलने से ही ये गामा फोटोन निकलेगा। ओवरऑल पूरी रिएक्शन को ऐसे दिखा सकते हो कि एक्स से बना वाई, अल्फा स्लैश बीटा जो भी डिके हुआ होगा वो पार्टिकल निकलेगा और गामा फोटोन निकलेगा। चाहे गामा फोटोन कह लो, गामा रे कह लो, गामा रेडिएशन कह लो, ठीक है। गामा फोटोन जो है उसके बारे में हम ये ध्यान रखते हैं कि गामा फोटोन की जो एनर्जी है वो MeV के ऑर्डर की होती है। ये बहुत हाई एनर्जी का फोटोन होता है। जैसे जनरली जो है जो विजिबल लाइट वाले फोटोन होते हैं उनकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे। लेकिन गामा फोटोन जो है वो उनसे लगभग 10 लाख गुनी एनर्जी का होता है। ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। 1 MeV, 2 MeV, 4 MeV, ऐसे इतनी एनर्जी के गामा फोटोन जो है वो निकल सकते हैं, ठीक। तो ये गामा डिके है। अब ये सिंपल सी बात हमें समझ में आनी चाहिए कि गामा डिके जो है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस था, वो कहीं रखा हुआ था और उसमें एकदम से गामा डिके हो गया, नहीं, ये नहीं होगा, समझे। अनस्टेबल न्यूक्लियस है, एकदम से गामा डिके हो जाए, नहीं, पहले अल्फा या बीटा डिके होगा, उसके बाद गामा डिके होगा, अकेले गामा डिके नहीं होता। और एक और चीज़ है कि जब अल्फा या बीटा डिके होगा तो उसमें क्या, उसके बाद गामा फोटोन निकलेगा, बट एक्चुअल में ये वाई स्टार से वाई में कन्वर्ट होने का काम इतनी जल्दबाजी में होगा कि एक्स से बना वाई स्टार और इमीडिएटली ही वाई स्टार से वाई बन जाएगा। रुकना नहीं है कि 1 मिनट 2 मिनट के बाद ये काम हो रहा, नहीं, इमीडिएट जैसे ही वाई स्टार बनेगा तुरंत वाई स्टार से वाई बनेगा। तो ये जो गामा फोटोन है ये यहाँ जो अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलेंगे उनके साथ ही साथ बाहर आता हुआ मिलेगा। ये नहीं है कि पहले अल्फा निकला या बीटा पार्टिकल निकला और उसके 1 घंटे के बाद गामा फोटोन निकल रहा, नहीं, अल्फा बीटा निकलेगा, साथ ही साथ गामा फोटोन भी निकल जाएगा, गामा रेडिएशन, गामा रे भी निकल जाएगी। ये देखिए, तो ओवरऑल आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक्स से बना वाई, अल्फा या बीटा जो भी है वो निकला और गामा फोटोन साथ साथ में ही निकल गया, ठीक। तो एक बार क्लास रोक के इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये बात हो रही है कि हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन 11, ठीक, कार्बन का आइसोटोप हो गया 6C11 और ये बोरॉन है 5B11, इनके मास दे रखे हैं। अब अगर हमें ये मास दे रखे हैं और ये नहीं बताया है कि ये मास एटम के हैं या न्यूक्लियस के हैं, तो आपको एक पुरानी कन्वेंशन है, आपको ये ऑटोमेटिकली एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो मास हैं ये एटॉमिक मासेस दे रखे होंगे। न्यूक्लियस का मास दिया जाएगा तो स्पेशली बोला जाएगा कि ये न्यूक्लियस का मास है, अदरवाइज ऐसे ही कुछ भी मास दे दिया जाए तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये एटम का मास है। तो इनके एटम के मास दे दिए। अब फाइंड दी मैक्सिमम एनर्जी ए पॉजिट्रॉन कैन हैव इन पॉजिटिव बीटा डिके ऑफ C11। तो C11 का पॉजिटिव बीटा डिके कराओ और उसमें जो पॉजिट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी वो बताओ। ये आंसर रहा। क्लास रोक के सवाल नोट करिए और जवाब निकालने की कोशिश करिए। अच्छा, तो हम लोग ध्यान देते हैं कि भाई ऐसा है 6C11 का पॉजिटिव बीटा डिके होगा
तो बनेगा 5b11 प्लस पॉजिटिव बीटा डिके यानी पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और प्लस क्या एक निकलेगा यहाँ पर न्यूट्रिनो, ठीक, और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, इसकी एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हमने अभी समझाया था आपको कि इसकी एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू उतनी ही होगी जितना ये एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है, ये सब बताया जा चुका है। अब हमने कहा ऐसा है कि इसमें ये डेल्टा ई की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले देखना कि भाई मास में कमी कितनी हुई है, तो डिक्रीज इन मास। तो जब पॉजिटिव बीटा डिके होगा तो ऐसे केस में जो डिक्रीज इन मास है वो आप ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ सी मास माइनस मास ऑफ बी माइनस 2me। देख लीजिए ऐसे लिखवाया था अभी कि अगर x से पॉजिटिव बीटा डिके होकर y बनता है तो ऐसे में जो एटॉमिक मासेज है अगर आप वो देखेंगे तो डेल्टा m बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ c माइनस एटॉमिक मास ऑफ b माइनस 2me, mx माइनस m/- माइनस 2me। चेक कर लीजिएगा, अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले। तो भाई मेरे ये डेल्टा m ये आ जाएगा c का एटॉमिक मास माइनस b का एटॉमिक मास माइनस 2me। ओके, ये पॉजिटिव बीटा डिके ना याद हो अगर मान लीजिए तो फिर आप फिर से वर्किंग करनी पड़ेगी कि बाद का मास माइनस पहले का मास, इसका इग्नोर कर दो, फिर न्यूक्लियस के मास को, सॉरी पहले का मास माइनस बाद का मास, ये इग्नोर करोगे इसका मास को, फिर जो न्यूक्लियस के मास है उन्हें एटॉमिक मास के टर्म्स में रखोगे, तो वो सब काम आप कर सकते हैं, ठीक है, उससे ही आ जाएगा। अब वैल्यू रखिए, ये दे रखा है 11.0114 माइनस 11.0093, ठीक, माइनस 2me। ये मास में कमी आ गई। एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी वो आप लोग क्या करना होगा, इसको डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। अब होता क्या है कि ये जो मास में कमी है ये दे रखी है आपको किस में, AMU में, ठीक, ये वैल्यू आपकी आ गई 0.0021 माइनस ये AMU में है माइनस 2me इंटू सी स्क्वायर। अब हम ये जब ब्रैकेट को खोलेंगे और ये एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे तो एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि ये जो 0.0021 आपने AMU में देखा है, तो अब ये AMU इंटू सी स्क्वायर मतलब एनर्जी में कन्वर्जन करना है मास को। तो मुझे पता है कि मास अगर AMU में दे रखा हो तो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको सीधे 931.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये एनर्जी सीधे सीधे आपको किस में मिल जाएगी, MEV में। अब माइनस 2me इंटू सी स्क्वायर माइनस 2me इंटू सी स्क्वायर। अब ये जो me इंटू सी स्क्वायर है ये क्या है भाई, देखो ऐसा है इलेक्ट्रॉन के मास को एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो me इंटू सी स्क्वायर ही तो होगा। अब me इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, ये होती है 0.51 MeV। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से आ गया 0.0021 इंटू 931.5, ये MEV में होगा, और माइनस 2 इंटू 0.51 ये भी MEV में होगा। ये ओवरऑल आंसर आपका MEV में आ जाएगा। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.93615 MEV। आंसर में KeV यानी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। कैसे, 0.93615 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁶ है तो 1000 इधर कर लो, 936.15 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻³ का मतलब होता है किलो, तो आप इसको लिख लेंगे 936.15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है वो देखिए, ये मास AMU में था तो इंटू सी स्क्वायर करना मतलब एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो इस पार्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 931.5 से मल्टीप्लाई कर लो, और इधर 2me इंटू सी स्क्वायर। तो अब me इंटू सी स्क्वायर यानी इलेक्ट्रॉन के मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। वो आपको बहुत शुरुआत में बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो वो एनर्जी होती है 0.51 MEV। उसको आपको याद रखना है। रख दिया, जवाब आ गया, ठीक। तो क्लास रोक के इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।